हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग हमारा सर्कुलर मोशन के एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग 2004 से लेकर के 2019 तक जितने भी एमएसटी सीईटी में क्वेश्चंस आए हैं सर्कुलर मोशन के या आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इनको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज मत समझो, आप इसको एज अ क्रैश कोर्स लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कॉन्सेप्ट्स हम लोग को नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन ले आया हूं मैं। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आप भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको मैं रिवाइज करा दूंगा। देखो, सीईटी में या क्रैश कोर्स में बेसिकली क्या करते हैं, सीईटी क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया जाता है, इनको पक्का कराया जाता है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से होंगे? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो पेपर में आए हुए होते हैं, जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बोलेंगे। तो हम लोग वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में हम लोग वो सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चंस का जो आप लोग को मैंने इमेजेस जो है इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही दे दिया था, तो जो बच्चे लेट आए हुए हैं उनको मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, और कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट होगा, वहां पर आप इंस्टा अकाउंट पे मेरे जाकर के जो आपका हाईलाइट होगा, हाइलाइट्स में आपको सीईटी के सर्कुलर मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो वहां से जा करके आप देख सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चंस रीड आउट करूंगा सॉल्व करवाते वक्त, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर उसका इमेज चाहिए तो आप लोग वहां से जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहला जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है वो एमएसटी सीईटी क्या कहां कब तक का है? एमएसटी सीईटी 2005 का पूछा गया है। तो सबसे पहले 2005 में जो हमको सबसे पहला सवाल दिया गया है 2005 में आया था। इसमें क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर एंड ऑफ अ वॉच इज। आपको पहले में पूछा है आर हैंड जो होता है आपका वॉच का, घड़ी का जो घंटे वाला काटा होता है, आर हैंड जो होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये आपको पूछा है। पाई बाय समथिंग रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पहले यूनिट चेक किया करो, ऑप्शंस देखा करो। अब क्या, अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करने का। ये टाइप के 2-3 बार सवाल पूछे जा चुके हैं सीईटी के अंदर। तो जब भी याद रखो आर हैंड, मिनट हैंड या सेकेंड हैंड वाला सवाल आए, वापस सुनिए, आर हैंड, मिनट हैंड या सेकेंड हैंड वाला सवाल आए, आंख बंद करके एक चीज लगा दो। क्या लगाओगे? आप लगाओगे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, या फिर बोल दो t इज इक्वल टू 2π/ω। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो जब भी आपको ये सवाल आएगा आर हैंड, मिनट हैंड या सेकेंड हैंड वाला, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t आप लोग लगा देंगे। इसमें आपको ये याद रखना पड़ता है कि आर हैंड का टाइम पीरियड क्या है, मिनट हैंड का टाइम पीरियड क्या है और सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड क्या है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अभी मैं आपको समझाता हूं उन सबके टाइम पीरियड्स क्या है, उनको आप लोग याद कर लिए। मैं ट्रिक बताता हूं याद कैसे करना है। तो याद कर लीजिएगा कि आर हैंड का जो होता है ना, आर हैंड का वो 12 आवर्स होता है, मिनट हैंड का जो होता है ना वो 60 मिनट्स होता है, और सेकेंड हैंड का होता है ना वो 60 सेकेंड्स होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा, आर वाले का आर में, उसके बाद मिनट वाले का मिनट में और सेकेंड वाले का सेकेंड में। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? इससे याद हो जाएगा 12 60 60, एक ही का 12 है, 12 घंटे, यानी आर वाले हैंड को 12 आवर्स लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, मिनट वाले को 60 मिनट्स और सेकंड वाले को 60 सेकंड। समझे? कन्वर्जन करना कौन सी बड़ी बात है, ऑलरेडी सेकंड में एसआई में कन्वर्ट करना है ना, ये को इसको सेकंड में कैसे करोगे? 60 × 60 करो, सेकंड में हो जाएगा। आर को 60 × 60 करोगे तो क्या होगा? सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो याद रखना है। तो इस टाइप के आर हैंड वाले क्वेश्चन या मिनट हैंड वाले क्वेश्चन या सेकंड हैंड वाले क्वेश्चन में दो चीजें तुमको बताई मैंने। जब भी एक क्वेश्चन आएगा तो क्या लगाओगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और दूसरी चीज क्या? टाइम पीरियड तीनों का याद रखना। आर वाले का आर में, मिनट वाले का मिनट में और सेकंड वाले का सेकंड में। आर वाले का 12 आवर्स, मिनट वाले का 60 मिनट, सेकंड वाले का 60 सेकंड्स। समझ आया? क्लियर है? कन्वर्जन करना तुमको आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने को क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एंड निकालना है। तो 2π/t होता है, तो ये जब आर एंड की एंगुलर वेलोसिटी तो टाइम पीरियड भी आर एंड का आएगा, यानी 2π डिवाइडेड बाय आर एंड का क्या होगा बताओ जरा? 12 × 12 आवर्स होता है, यानी 60 × 60। ये समझ में आया? क्लियर हो गया ना क्या किया मैंने? ठीक है ना? 12 × 60 × 60 क्यों? 12 आवर्स × 60 मिनट्स में × 60 सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आगे की कहानी बताओ। आगे की कहानी क्या होगा? 2 × 2 6 12, यानी पाई डिवाइडेड बाय, ऑप्शन भी ऐसे ही कुछ है, 60 6 6 कितना होगा? 36, यानी 6 × क्या होगा? 3600। समझ में आ गया? क्लियर है? फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर बताने का। कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 6 6 कितना होगा?
36 होगा, उसका 6 3 कितना होगा 21, 21600 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? ऑप्शन बनेगा सी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये चीज याद रख लेना, आगे जाके काम आएगी तुमको, ठीक है? तो ये वाला सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैंने। तो इसमें याद क्या रखोगे? ओमे जब भी ये आर सेकेंड और मिनट वाला सवाल आएगा, मिनट हैंड वाला, तो क्या करोगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2/d लगाओगे और तीनों का टाइम पीरियड याद रख लो। आर वाले का आर में, मिनट वाले का मिनट में, सेकंड वाले का सेकंड में। 12 60 60, 12 आवर्स 60 मिनट 60 सेकंड। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ। एंगल ऑफ बैंकिंग आपको पता है कि जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसा रोड होता है, तो ठीक है, हम लोग कर्व रोड होता है, तो हम क्या करते हैं? एक साइड से क्या करते हैं? उसको उठा देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज, उसी को क्या कहते हैं? बैंकिंग कहते हैं। कि बैंकिंग का जब भी सवाल आएगा ना, एंगल ऑफ बैंकिंग का, तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए बस एक फॉर्मूला याद रखो तुम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? v²/rg। ठीक है, अब समझो, ये जो थीटा है बच्चों, ये थीटा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ v²/rg। जो आपको कोई भी सिविल इंजीनियर होता है वो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके क्या करता है? आपका रोड को बैंक करता है। ये एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला है। अब आपसे पूछा गया है सवाल में, देखो सवाल में पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल से वो इंडिपेंडेंट, किस पे डिपेंड नहीं करता? वो v पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो स्पीड पे डिपेंड करता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या बोला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तीसरा हाइट ऑफ इंक्लिनेशन। यहां पर आपको अब समझना पड़ेगा। आप अगर क्या करोगे, ध्यान से सुनना, ये देखो पहले जो क्वेश्चंस होते थे ना, पहले जो पेपर हुआ करते थे 2005 2004, ये सब जो पेपर हुआ करते थे, ये पेपर आउट नहीं होते थे। जो आपके सीईटी जो सेल था वो आउट नहीं करता था पेपर, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। कुछ किताबें आप पढ़ेंगे तो कुछ किताबों में जो डी ऑप्शन होता है ना, वो दिया होता है मास ऑफ द व्हीकल। मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कई पुरानी अलग अलग एडिशंस की किताबें हैं, तो मास ऑफ द व्हीकल डी ऑप्शन था, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, यही सही ऑप्शन था। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि यहाँ पर हाइट ऑफ द इंक्लिनेशन पे भी बात किया उसने, इस पे तो फॉर्मूले में तो दिख नहीं रहा, लेकिन वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ इंक्लिनेशन पे। अगर तुम इस इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो गाड़ी नीचे फिसलना शुरू कर देगी। समझ आया? mg sin थीटा क्या करेगा? उसको नीचे खींचेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अभी mg sin थीटा नहीं पता, कोई बात नहीं, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो याद रखो कि जो आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे, स्पीड ऑफ द व्हीकल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ इंक्लिनेशन, इस पे भी डिपेंड करता है। हाइट बढ़ा दोगे तो नीचे फिसलना शुरू कर देगा। तो चौथा ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज आपकी किताब में। समझ में आ गया? तो इनमें से किसी भी चीज के वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी सब पे डिपेंड करता है। तो चौथा ऑप्शन कुछ किताबों में ये भी होता है मास ऑफ द व्हीकल, और मास ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता। यानी क्या, आप यहां से कार लेके जाओ या ट्रक लेके जाओ, वो मैटर नहीं करता, या साइकिल लेके जाओ। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इंक्लिनेशन फॉर्मूले में नहीं दिख रहा, लेकिन ज्यादा हाइट बढ़ाओगे तो वो नीचे फिसलना शुरू हो जाएगा, तो डिपेंड करता है वो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो याद रखिएगा ये। ठीक, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है अ बॉडी इज जस्ट बीइंग रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया? एक बॉडी जो है उसको ऐसे रिवॉल्व किया गया, ठीक है, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस कैपिटल आर है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना? चलो भाई, वर्टिकल सर्कल, यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या गड़बड़ है अभी समझाता हूं मैं। तो स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है वो, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो स्ट्रिंग टूट गई, और ये ऐसे अब क्या हो जाएगा? इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेटली क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। तो ऐसे क्या करेगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद क्या, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। उसके बाद क्या कहता है? स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। समझ में आ गया? तो उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक के बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसी को रेंज बोलते हैं। तो रेंज निकालने बोला है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो सीईटी में ट्वेल्थ का टॉपिक के साथ में 11th का टॉपिक मिक्स कर दिया उसने। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपने को समझ में आ रहा है कि यहां से स्ट्रिंग टूट गई और ये क्या हो गया? ऐसे आ गया। सबसे पहली चीज यहां पर समझो, वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं होता। यूसीएम नहीं होता मतलब उसकी स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, अनलेस एंड अनटिल
उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। ये चीज मैं आपको भी समझा रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। ये वीसीएम है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, बोला गया है क्वेश्चन में। और ये भी बोला है कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट तो यूसीएम में होता है, लेकिन वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता है। स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब वो यहां से ऐसे जाएगा तो स्पीड यहां होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, वो स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। यानी एक्सेलरेशन आया उसके अंदर, कांस्टेंट स्पीड कैसे हो सकती है? और यहां पर जब वो आएगा तो स्पीड ये डायरेक्शन में होगी, अलोंग द टेंजेंट होती है, पता होगा एटलीस्ट इतना, अलोंग द टेंजेंट। और जी भी क्या होगा? नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब यहां पर वो क्या करेगा? और पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, यानी स्पीड यहां पर बढ़ाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट कैसे है? तो स्पीड कांस्टेंट वीसीएम में सिर्फ तभी हो सकती है जब उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो, कोई मशीन लगी हुई हो। एग्जांपल के तौर पे आप क्या करते हो? घड़ी पहनते हो, तो घड़ी के जो हैंड्स का मोशन है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो ऐसे रखो। या वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक का जो मोशन है वो क्या है? वर्टिकल सर्कुलर। वॉल क्लॉक के हैंड्स का मोशन क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? लेकिन वो तो कांस्टेंट स्पीड से चलते, वेरिएबल स्पीड थोड़ी होती, कांस्टेंट स्पीड होती। क्यों? क्योंकि पीछे मशीन लगी हुई है। समझ आ गया? तो वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो, कोई मशीन लगी हुई हो। तो यहां पर भी तुमको मानना पड़ेगा कोई मशीन लगी हुई है, तभी क्या हो रहा है? ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और यहां से कटने के बाद वो ऐसे क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों स्पीड क्या होती है पता है ना आप लोग को? नजर आ रहा है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे वी लिख देता हूं, यहां पर आपका वी है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है ना बच्चों, वो होती है आपकी अंडर रूट ऑफ जीएच। समझ में आ रहा है? अंडर रूट ऑफ आरजी, सॉरी, अंडर रूट ऑफ क्या होता है? आरजी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है आपका? आर है। तो अंडर रूट ऑफ आरजी यहाँ पर क्या होती है? स्पीड होती है। अब समझने की कोशिश करो कि ये तो बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपको निकालनी है रेंज। बच्चों रेंज जो है बेसिकली डिस्टेंस ही तो है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उसी को तो रेंज बोलेंगे। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। समझ में आ गया? कितनी स्पीड है? स्पीड है अंडर रूट ऑफ आरजी। समझ में आ गया? याद कर लो, यहां पर स्पीड क्या होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? अंडर रूट ऑफ आरजी। और यहां पर स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 3rg, और यहां पर स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 5rg। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ आरजी, मिडवे पे अंडर रूट ऑफ 3rg, और लोवेस्ट पे अंडर रूट ऑफ 5rg। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इतनी स्पीड दोगे तो वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है? क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो अंडर रूट ऑफ आरजी है, मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक गिरने का जो टाइम होता है ना बच्चों, वो याद कर लोगे आप लोग अभी। ठीक है? वो प्रूफ किया जा सकता है पूरा, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ 2h/g। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 2h, h क्या है? ये पूरी हाइट। ये पूरी हाइट कितनी होगी? यहां से यहां तक तो r है, यहां से यहां तक भी r है, तो दोनों मिलाकर के हाइट क्या होगी? हाइट होगी 2r। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये ऐसे इसको फेंकोगे ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगता है? अंडर रूट ऑफ 2h/g का टाइम लगता है। ठीक है? दोनों स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट में ले आओ। ठीक है ना? तो हो जाएगा rg इंटू क्या होगा? 2h/g। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या? h आपको पता है, h कितना है बच्चों? h तो 2r है, g और g क्या हो गया? कैंसिल। r स्क्वायर बाहर निकल के r, 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 और बाहर, आंसर आएगा 2r। समझ में आ गया? ये आपकी क्या है? रेंज है। तो आपका ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन है आपका। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बहुत डिटेल में मैं चाहता तो उसको 1 मिनट से भी कम में कर दूं मैं, लेकिन मैं हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं। देखो पूछा क्या गया था? रेंज। मैंने तुमको क्या क्या बताया? यहां से फेंकोगे प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लगेगा, ये इंफॉर्मेशन तुमको मिल गई। अलग अलग पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ, देखो ऑड नंबर है ये, 1rg, 3rg, 5rg, याद करने में आसानी होगी। 1 3 5, 1rg 3rg, कहां से स्टार्ट होता है? टॉप से, टॉप वाला ही 1 होता है, तो 1rg 3rg 5rg, अंडर रूट भूलना मत। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपनी को समझा, ये भी तुमको समझाया मैंने कि वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता। समझ में आया? क्लियर है? तो आपका क्रैश कोर्स जो बनने वाला है, समझ लो आप, ये तो बड़ा ही दमदार बनने वाला है। एक एक चीज क्लियर करते जा रहा हूं मैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल लेकर के आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल भी हल हो जाएंगे। तो एक तीर से दो निशान है ये। ठीक है? चलिए आइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है An electric fan has blades of length 30 centimeter as measured from the axis of rotation. आपके पास एक यहां पर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है ना? यानी आपका फैन है और इसके ऐसे यहां पर क्या होंगे? ऐसे ब्लेड्स हैं।
ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कहता है आपसे, आपसे कहता है कि हाँ, ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का जो लेंथ आपको दिया गया है वो आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपको दिया गया है, तो ये टोटल लेंथ, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है आपसे द फैन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम, आरपीएम मतलब फ्रीक्वेंसी, आरपीएम मतलब भले वो स्पीड दे दे, वो बोल दे स्पीड है, लेकिन आप यूनिट देख के पहचानेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 1200 आरपीएम, कन्वर्ट करना आता है ना, डिवाइड बाय 60 करो, आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100610, कितना होगा 20 आरपीएस, समझ में आ गया, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद आगे एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज अबाउट, एक्सेलरेशन ऑफ द टिप आपको निकालनी है। एक्सेलरेशन, अब यहां पर बच्चा फंसता है, क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे एक्सेलरेशन है, मैं सब क्लियर करता हूं तुमको, अभी समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ध्यान से, आपके पास सर्कुलर मोशन में बच्चों, आसान कर रहा हूं मैं, 4 एक्सेलरेशन है, एक आपका एसी, एक आपका एटी, एक आपका ए नेट और एक अल्फा। समझ में आ गया? इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है, मैं शायद जनरली भी इतना डिटेल में नहीं बता पाता अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराता। देखो पूरे सिनॉप्सिस कवर करते जा रहा हूं मैं, तो ए 4 एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, एक एसी, एक एटी, एक ए नेट, एक अल्फा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, एसी, एटी, ए नेट कब कब होते हैं सब बताता हूं मैं आपको। कोई पार्टिकल अगर नॉन यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, नॉन यूसीएम यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी जनरल सर्कुलर मोशन, कोई भी, यूसीएम तो स्पेशल केस है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, नॉन यूसीएम अगर है तो ए नेट जो होता है ना बच्चों, ए नेट वो होता है, देखो ध्यान से, ए नेट जो होता है, ए नेट बार वो होता है एसी बार प्लस एटी बार। ये कैसे आया समझाता हूं मैं, देखो सब क्लियर होते जाएगा, अभी बहुत काम आएगा इसके ऊपर, आगे फिर सवाल मिलेंगे तुमको भी। ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर मोशन, मान लो कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, ये जो है आपका, ये आपका क्या है एसी, और ये आपका क्या है, ये आपका एटी है। समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट। इन दोनों का बच्चों जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो आपका ए नेट होता है। रिजल्टेंट क्या होता है आपका? रिजल्टेंट ए नेट होता है, नेट एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्टेंट है जो कि क्या है, नेट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इनका मैग्नीट्यूड देखो, ध्यान से देखना, इनका मैग्नीट्यूड, ए नेट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए नेट बार का मैग्नीट्यूड वो होता है अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। समझ में आ गया? ये जो ए नेट है ना, इसको इस्तेमाल किया जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्म, मतलब ऐसा बोला जाएगा, इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब ये निकालना है। अगर आपको बोला गया है फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये निकालना है। अगर आपको बोला गया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आपको एटी निकालना है। बात समझ में आ रही? तो ए नेट के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, लीनियर एक्सेलरेशन, ये इस्तेमाल करेगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद ये तो नॉन यूसीएम हो गया। एसी एटी का फॉर्मूला बता देता हूं। एसी का फॉर्मूला होता है वी ओमेगा, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। सब रट्टा मारना है, देखो सब रिवाइज करा रहा हूं मैं। एसी क्या है, वी ओमेगा, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। एटी का फॉर्मूला बच्चों होता है, एटी वो होता है आर अल्फा। एटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर अल्फा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो अभी तक कितने एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिए बताओ? AC along towards the center along the radius, AT along the tangent, A net दोनों का रिजल्टेंट। उसको ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे। तुम बस ये याद रखो कि A net क्या होगा, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC का फॉर्मूला V ओमेगा, V स्क्वायर बाय R, R ओमेगा स्क्वायर, AT R अल्फा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? सब फॉर्मूले देखो रिवाइज करा दिए मैंने। ये तो मैंने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की, और यहां पर अल्फा भी होगा, एटी का क्या है, आर अल्फा, अल्फा के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बता दिया मैंने। तो सर्कुलर मोशन में 4 एक्सेलरेशन होते हैं, एसी, एटी, ए नेट, अल्फा। समझ में आ गया? अब ये तो नॉन यूसीएम था। अब अगर यूसीएम की हम लोग बात करेंगे बच्चों, यूसीएम की बात करेंगे, तो यूसीएम में क्या होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, यूसीएम में अल्फा 0 होता है। क्यों? क्योंकि यूसीएम जब हम लोग बात करते हैं तो ओमेगा उसमें क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है बच्चों। समझ आ रहा है? ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। तो एटी क्या है, एटी का फॉर्मूला आर अल्फा, अल्फा 0 है, मतलब एटी भी क्या हो जाएगा, 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि यूसीएम में एटी क्या होता है, 0, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। अगर ऐसा हो गया तो बताओ ए नेट का फॉर्मूला क्या है? ए नेट का फॉर्मूला है
AC बार प्लस क्या है AT बार। अब AT तो क्या है, AT तो जीरो हो गया, AT क्या हो गया, AT जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो बचा क्या, सिर्फ बचा तुम्हारे पास A नेट इज इक्वल्स टू AC बार। समझ आ गया? यानी जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हमको कैसे समझ में आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? पहली चीज ये तो दिया होगा, नहीं दिया है तो आपको या तो ओमेगा के बारे में बात करेगा, या तो टाइम पीरियड, या तो फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? बोलेगा कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, मतलब क्या यूसीएम है, यूसीएम में 80 मतलब क्या, नेट एक्सेलरेशन सिर्फ क्या आएगा, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला तुमको बता दिया मैंने। समझ आया? क्लियर है? एक और फ्रेज इस्तेमाल होता है, द स्पीड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ। तो जब स्पीड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ मतलब 80 दिया हुआ है। समझ में आ गया? स्पीड इस रेट से बदल रही है मतलब 80 दिया हुआ है, याद रखना। समझे? मेरे लेक्चर का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला जो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? इसी में से घुमा फिरा कर कुछ आएगा पेपर में, आप देख लेना। ठीक है? चलो ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब जो है हम लोग मुद्दे पे आते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करो। यहां पर आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। आपको फ्रीक्वेंसी बोला है 20 आरपीएस। फ्रीक्वेंसी क्या बोला है आपको, फ्रीक्वेंसी बोला है 20 आरपीएस। बोल दिया गया है कि 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है। तो अगर n कांस्टेंट है ना, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है मतलब यहां पर आपको समझ लेना है, n के बारे में दिया है ना इंफॉर्मेशन, n दिया है मतलब ये हुआ कि ये यूसीएम है। अगर ये यूसीएम है तो अल्फा जीरो मतलब 80 मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर जो एक्सेलरेशन आपको निकालने बोला है वो कौन सा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड। ब्लेड के टिप पे जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन निकालो। तो यहां पर सिर्फ क्या बनेगा, AC बनेगा, क्योंकि यहां पर उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। यहां पर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से 80 उधर पे जीरो है, यानी सिर्फ क्या बचेगा, AC। समझा? क्लियर है? मैं डायरेक्ट भी करा सकता था लेकिन तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था मुझे। ठीक है? तो क्या क्या समझा बताओ, क्या क्या समझा। सेंट्रीपिटल जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो 4 एक्सेलरेशन होगी, कौन सा, AC, AT, A नेट, अल्फा। समझ में आ गया? जब नॉन यूसीएम होगा तो A नेट का फॉर्मूला क्या होगा, A नेट का जनरल फॉर्मूला यही है। क्या फॉर्मूला है, A नेट इज इक्वल्स टू AC बार प्लस AT बार मैग्नीट्यूड में अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है? AC का फॉर्मूला V ओमेगा R ओमेगा स्क्वायर या फिर V स्क्वायर बाय R। AT का फॉर्मूला R अल्फा। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो भाई ये भी अपने को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहां पर जब यूसीएम होगा तो AT जीरो हो जाएगा, तो जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा वो AC ही होगा, क्योंकि यहां पर n कांस्टेंट है, बोला है 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब AC निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? तो AC इज इक्वल्स टू, रेडियस कितना है, रेडियस है यहां से यहां तक का बोला है ना टोटल उसने, तो 30 इंटू 10⁻⁻², मीटर में कन्वर्जन। ओमेगा का फॉर्मूला या तो 2π/t या तो 2πn, स्क्वायर करोगे तो 4π² n स्क्वायर। आंसर चेक करना, पाई के टर्म्स में तो नहीं दिया हुआ है, यानी अब क्या, आप देखो समझाता हूं मैं क्या करना है। 30 इंटू 10⁻², इंटू 4 इंटू पाई बच्चों कितना होता है, पाई होता है 3.14, 2π कितना होता है 6.2, रट्टा मारो शॉर्टकट सही है। पाई स्क्वायर होता है 9.86, अप्रोक्सीमेटली 10 मानो। जब जी को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, जब जी को हम लोग 9.81 को 10 मानते हैं, तो 9.86 को 10 क्यों नहीं मानेंगे, हम 10 मानेंगे उसको। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये हो जाएगा 10, n का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 कितना होगा, डायरेक्ट लिखना 400। समझ में आ गया? क्लियर है? बता दो अब क्या होगा, जल्दी से बोलो। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करना है अपने को सबसे पहले, तो देखो 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 क्या होने वाला है, समझने की कोशिश करो। ये 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये 10 को सबसे पहले मैं उड़ाता हूँ। ठीक है? ये मेरे पास क्या है, ये देखो 2 3 4, 3 इंटू 10⁻⁴। समझ में आ गया? क्लियर है? इंटू 10⁻², उसके बाद 4 इंटू 4। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद 6 4 4 16, 16 3 48 होता है, 48 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा 4750, 4800 बन रहा है ना। क्यों बन रहा है ऐसा, बोले जल्दी से, क्योंकि हमने इसको क्या माना, 10 माना। अब समझे? देखो कैलकुलेशन का शॉर्टकट बता दिया तुमको मैंने। पाई स्क्वायर को क्या मानोगे, 10 मानोगे, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो पूरा तुमको मैंने क्या कर दिया, पूरी इसकी कहानी बता दी, स्टार्ट से लेके एंड तक की, तो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया तुमको मैंने। ठीक है? चलो भाई आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a ceiling fan is switched off, its angular velocity falls to half
व्हेन इट मेक्स 36 रोटेशंस, ठीक है, हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस आए वो 2005 में आए थे बैंकिंग वाला, और फिर वो रेंज वाला 2006 में आया, अभी जो कराया वो भी 2006 में आया, अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 2008 का सवाल है, CET 2008 में पूछा गया था ये। व्हेन सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, एक सीलिंग फैन को स्विच ऑफ करते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है फॉल्स टू हाफ व्हाइल इट मेक्स 36 रोटेशंस, हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा सवाल है, पहले कुछ ना कुछ क्या कर रहा था, वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, तो मान लेते हैं कि ओमेगा आई से घूम रहा था, ओमेगा आई से 36 रोटेशंस करता है वो, और ओमेगा आई बाई 2 उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, ठीक। ओमेगा आई बाई 2 से 0 एंगुलर वेलोसिटी उसकी करने के लिए कितने रोटेशंस होंगे वो आपको क्या करना है, निकालना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये जो है इसको समझने की कोशिश करो कि ओमेगा जो है आपका क्या है, ओमेगा से ओमेगा आई बाई 2 आने में कितने हुए, 36 रोटेशन, तो ओमेगा आई बाई 2 से 0 आने में कितने रोटेशन। तो बहुत सिंपल है भाई, यहां से यहां तक में एक बार काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना, यहां से यहां तक में काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना, बहुत आसान है। 36 रोटेशन, अच्छा ये भी अब नया तुमको शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवोल्यूशंस बोल लो, रोटेशंस या रिवोल्यूशन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 2 पाई। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 2 पाई। तो अगर मुझे अब थीटा की जरूरत पड़ेगी यहां से यहां तक लगाने में, क्यों, फॉर्मूला क्या है, ये याद होगा तुम लोग को, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहां पर क्या बनेगा उसी का करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला, बोलो जल्दी से, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा बनेगा। समझ में आ गया। तो तुम्हारे पास देखो ये है तुम्हारे पास अल्फा नहीं है, तुमको क्या थीटा तो है ना, थीटा कैसे निकलेगा आप बताओ, थीटा तुमको चाहिए होगा, थीटा कैसे निकलेगा, थीटा हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इनटू 2 पाई। ये याद कर लो फॉर्मूला, बड़े काम की चीज है ये, ठीक है। इसके ऊपर नीट में भी सवाल आए हैं, रिसेंट ईयर्स में आए थे, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं, 36 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई, हो जाएगा मेरे पास क्या थीटा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चाहिए तो मल्टीप्लाई करना, ना मत करो। अब मैं पहले ये वाले पार्ट के लिए लगा रहा हूँ, पहले केस के लिए, ठीक है। चाहूँ तो मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगी, मुझे तुमको समझाना है कि कैसे आया है वो, इसलिए डिटेल में समझाते जा रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, पहले केस के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो वो फाइनल कितना है, ये तो फाइनल है ना, ये फाइनल है, ये क्या आपका इनिशियल है ना। तो मुझे बताओ फाइनल कितना हुआ है, फाइनल हुआ है ओमेगा आई बाई 2, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा वो, है ना, ओमेगा आई बाई 2, ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा, थीटा कितना है 36 इंटू 2 पाई, ये अपने पास थीटा है। ये ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा, क्यों, स्विच ऑफ करोगे तो स्लो होगा ना फैन, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, उसका डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से क्या एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, यानी बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कम होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, समझे। अब मैं इसको यहाँ भेजूंगा बच्चों और इसको यहाँ भेजूंगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 अल्फा 36 इंटू 2 पाए, ठीक है। मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ओमेगा कितना हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 अल्फा 36 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अल्फा का वैल्यू, ये जो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर है, इसको मैं क्या करता हूँ, बाकी चीज़ों को वहाँ भेज देता हूँ, ये पहले कट कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे एक्सप्रेशन थोड़ा आसान लगना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, यहाँ पर मुझे अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 अपॉन, बताओ क्या मिलेगा, 1 अपॉन अपने को मिलेगा 2 इंटू 12 इंटू 2 पाई। समझ में आ गया, 2 इंटू 12 इंटू 2 पाई, ये अपने क्या है, अल्फा का वैल्यू है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को ऐसे समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू मैं वहां इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, सेकंड वाले केस में। आ जाओ, सेकंड वाले केस में क्या है, समझने की कोशिश करो उसको भी, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में क्या होगा बच्चों, सेकंड वाले केस में भाई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उस हिसाब से लिखा मैंने। फाइनल तो 0 हो जाएगा, इनिशियल क्या है, जो ये केस का फाइनल है वो उस केस का क्या है, इनिशियल है। समझ में आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइड बाय 4, फिर से माइनस आएगा, -2 इंटू अल्फा जो भी मुझे मिला है उसको मैं पुट कर सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ अभी ऐसे, और थीटा ही मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना रोटेशंस हुए हैं, है ना, वो मिल जाएगा, तो रोटेशन भी मिल जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा, इसको यहाँ भेजे तो ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है, ओमेगा आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 2 पाई और इंटू मेरे पास थीटा, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 4।
ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 और 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 12 2 24 है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 24 पाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 2 पाई, तो 24 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, ये जाएगा 12, तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे उसके, 12 होंगे, 12 ऑप्शन डी वाला ऑप्शन है तुम्हारा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो तुमको ये फास्ट लगाने आनी चाहिए, ठीक है। अजान हो रही है तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जो है, मैं 1 गो में इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इस वजह से कट नहीं कर रहा हूँ, आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा उसको। ठीक है, चलो भाई, तो बता देता हूं मैं क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट्स एंगुलर मोमेंटम l इज l, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, आपके पास एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, एक प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस r है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है l है, आपको पता करना है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। तो आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²/r, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन जो है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में, तो एंगुलर मोमेंटम का बच्चों एक फॉर्मूला होता है mvr, समझ में आ गया, क्लियर है। एक्चुअल फॉर्मूला तो क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में, अभी लेना देना नहीं है, आपका इससे काम बन जाएगा। तो mvr आप लोग याद रखेंगे, तो mvr बहुत सिंपल है, आपने mv²/r आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां से v निकाल लिया, v क्या होगा l/mr, उसका स्क्वायर कर दिया तो वो, या फिर v का वैल्यू सीधा पुट कर दिया तो l/mr द होल स्क्वायर, तो l²/m², r², तो एक m कैंसिल हो गया, तो l² क्या हो जाएगा, mr³ हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या हो गया, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपका छठा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। सीईटी में ये फॉर्मूले पे भी कई बार सवाल आ चुके हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr भी होता है, याद कर लीजिए उसको,
ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से भी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, A car is moving with a speed of 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. Its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. Speed is increasing 80 दिया है, समझ में आ गया। Acceleration of the car समझ में आ गया, 80 है मतलब नॉन यूसीएम है। Acceleration पूछा है मतलब नेट निकालना है। तो क्या क्या है देखो, दिया क्या है, दिया है स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, वो है 500 मीटर, ठीक है। स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब 80, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद कर लीजिए इसको। स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 80 दिया होता है, और एक्सेलरेशन निकालना मतलब अब नेट निकालना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, 80 दे दिया गया है तो सिंपल सी बात है ए नेट निकालने बोला है, अगर एक्सेलरेशन बोला है तो ए नेट का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, कुछ और वेक्टर के फॉर्म में दिया नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC क्या है, AC सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अभी बताया, देखो V स्क्वायर में, देखो जो मैंने फॉर्मूला कराया उसी के ऊपर सवाल है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी तरीके से करवाना चाहिए इसको। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। AC का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, हो जाएगा V⁴ और R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V⁴ और ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर, प्लस AT का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अंडर रूट ऑफ V⁴ क्या होगा, 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, मल्टीप्लाई करते हैं, मत बैठना गधों की तरह, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 500 इंटू 500, समझ में आ गया, 500 इंटू 500, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0, खत्म हो गया ये। बचा क्या तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास 3 3 9 9 3 27 27 3 जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है 27 3 कितना होता है, 81/25 है ना, 3 3 9 9 3 27 और 27 3 21 और 6 7 81, करेक्ट है, ठीक है 81, ठीक है। एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लूँ मैं, ठीक है, 3 7 21 6 8, करेक्ट है। 81 प्लस क्या हो गया ये 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 81 प्लस 4 ना 100 डिवाइड बाय 25, ठीक है ना। 1 रूट ऑफ क्या आएगा, ए नेट इज रूट ऑफ 181 डिवाइड बाय 25 का तो 5 आ जाएगा, ये मुझे समझ में आ गया है। रूट 81 का मैं क्या करूंगा अभी, रूट 81 किसके आसपास है, पूरा कैलकुलेट मत करना है, स्मार्ट कैलकुलेशन करो, किसके आसपास है, 169 13, 196 इस 14 है ना, 14 15 225, मतलब 14 के आसपास कुछ बनना चाहिए ये, रूट 181 है ना ये, तो 14 के आसपास कुछ बनना चाहिए ये, ठीक है ना। चलो भाई, तो 14 पॉइंट समथिंग कर देता हूं मैं, 14 पॉइंट समथिंग, 5 1 5 2 पॉइंट समथिंग, समझ में आ गया, ठीक है, 5 8 40, 2.8 के आसपास, 2. बी ऑप्शन तुम्हारा है 2.7, समझ में आ गया। पूरा कैलकुलेट करके अपना टाइम खोटी नहीं करना है, समझ में आ गया, क्लियर है। ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है आपको 2009 में, CET 2009 का क्वेश्चन है, समझ में आया, क्लियर है। तो इस वजह से देखो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो भी देखो काम आ गया। तो यही होता है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखो, यही होता है क्रैश कोर्स के अंदर, ऐसे कराया जाता है क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है अभी वह है 8th क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा गया है, 2010 में। ये क्या बोलता है, इफ अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ए इज अ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, देन व्हिच इज ट्रू, ठीक है। अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, वही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ए आपको निकालना, ए आपको बोला है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलो भाई कैसे करेंगे इसको, आओ समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या है हमारे पास है, समझो, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है V/R, ओमेगा क्या होता है V/R, ठीक है ना, ओमेगा V/R होता है। अब मैं अगर क्या कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर अगर मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं और किसी चीज़ से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, T से मल्टीप्लाई कर दूं, T से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा T, और ये क्या आपके पास R, ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये अपने को समझ में आ रहा है। उसके बाद एक और चीज़, अब क्या करना है अपने को, ऑप्शन में क्या कह दिया है वो भी अपने को देखना पड़ेगा। ऑप्शन में अपने को V के बारे में भी बोला है और ओमेगा के बारे में भी बोला है, अल्फा को भी रिलेट किया है, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, जीरो माना गया है उसको, क्यों जीरो मानेंगे, ऐसा कैसे जीरो मानेंगे, ओमेगा बाई टी या मानो तुम, तब तुम्हारा कुछ बनेगा,
क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो इसने मान लिया है, ये अजीब क्वेश्चन है। इसने माना है, क्या माना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या माना है, ओमेगा बाई टी मान लिया है, इसको मान लो, ठीक है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, उसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा को लिख सकता हूँ वी अपॉन आर लिख सकता हूँ, है ना। वी इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया, तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर और ये जाएगा टी, ऐसे मेरे पास हो गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ ज़रा, एक्सेलरेशन होता है v बाई टी, ये भी मान लिया गया इसके अंदर क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी होता है तुम्हारा, ठीक है, वही एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। ये तो बड़ा एम्बिगियस क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो होगा ये तो टेंजेंशियल होगा, ये सेंट्रीपिटल कैसे आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बाय आर होता है, ये टी जो है वो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उससे सेंट्रीपिटल लिखा हुआ है, ये एम्बिगियस क्वेश्चन है। ये v बाई टी जो है ये तो टेंजेंशियल है, और उसने ए क्या बोला है, उसने ये बोला है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल इज वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है। ये तो गड़बड़ किया है, मुझे तो एम्बिगियस लग रहा है क्वेश्चन, स्किप मारो उसको, ये कैसा सवाल दिया है इसने, क्यों, क्योंकि v बाई टी तो आपका टेंजेंशियल होता है भाई, सेंट्रीपिटल कैसे हो गया, ये क्या किया है इसने, ऑप्शन भी अजीब अजीब दिए हैं, ठीक है, ये पता नहीं क्या कर दिया इसने क्वेश्चन में। चलो आओ 9th क्वेश्चन कराता हूँ, एम्बिगियस क्वेश्चन है, मुझे याद है पहले भी मैंने किया हूँ एक बार, ये अजीब क्वेश्चन है, ये उसमें बहुत सारी चीज़ें मानी गई हैं। अल्फा को क्या है, अल्फा होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टी, इनिशियल कैसे जीरो हुआ, किसने बोला जीरो है, कुछ बोला या पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है इसके अंदर, अजीब क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस चीज़ों को मानो उसके हिसाब से होगा वो, ठीक है। चलो भाई आओ, if the kind is the particle of mass m performing uniform circular motion in a circle of radius small r is e, ठीक है, find the acceleration of the particle। कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ई बोला है उसने, कितनी काइनेटिक एनर्जी ई, रेडियस क्या है, रेडियस उसका आर है, आपको बोलता है उसका एक्सेलरेशन बताओ। यूसीएम में 80 0 होता है, तो आपका एक ही एक्सेलरेशन बचा कौन सा, वो क्या आपका एसी, एसी क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब अपने को क्या बोला है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जो है आप लोग क्या करो, आप लोग हाँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखो, ऑप्शन ही वैसे हैं 2e अपॉन समथिंग एम आर, 2e अपॉन एम आर द होल स्क्वायर, इस तरीके से ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो वी स्क्वायर क्या होगा, 2e अपॉन एम हो जाएगा, बस पुट कर दो ना, 2e अपॉन एम डिवाइड बाय आर, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2e अपॉन एम आर, ये हो गया उसका एक्सेलरेशन। एसी क्यों निकाला, क्योंकि ये क्या आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ में आ गया, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, लास्ट क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, कैसे आएगा, ठीक है, कुछ बताया नहीं है कि ओमेगा इनिशियल का क्या है ना, एक्सेलरेशन को वो वी स्क्वायर बाय आर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी बाई टी कैसे लेंगे उसको। चलो भाई 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या है, व्हील हैज अ स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम and is made to slow down at a rate of 4 radian per second square. The number of revolution it makes before coming to rest. समझ में आ गया, एक व्हील का जो स्पीड है, स्पीड बोला है लेकिन 1200 आरपीएम दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, देखो बताया था मैंने, डिवाइड करो 60 से, आरपीएस में कन्वर्ट करो 20 आरपीएस हो जाएगा, ठीक है, और बोलता है मेड टू स्लो डाउन एट ए रेट ऑफ, अल्फा का वैल्यू इज -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले वो कितने रिवोल्यूशन परफॉर्म कर लेगा वो अपने को निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है या फाइनल आपका फ्रीक्वेंसी 0 है, ये इनिशियल आपको बोला गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई आओ सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा है, ओमेगा है, और अपने को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, डेफिनेटली यही लगेगा, ठीक है। आ जाओ, फाइनली तो रुकने वाला है, ये हो जाएगा 0, इनिशियली ये क्या होगा बताओ, ये तो 20 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है 2 पाई एन, उसका स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, क्यों, वो क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है, अब माइनस ले लिया है तो सिर्फ 4 लिखूंगा, और ये थीटा मुझे निकालना है, ठीक है, ये इनिशियल जो भी होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे जो 8 थीटा, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर,
और ये कितना है, ये है 20 का स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई अब क्या होगा, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, और ये क्या है 20 का मतलब 20 इंटू 20, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या मेरे पास है 2 1 जा 2 10 जा, तो थीटा क्या मिला, थीटा मिला 10 2 जा 200, ये मेरे पास क्या आया पाई स्क्वायर। थीटा मुझे ये मिला। अब मुझे n निकालना है, n क्या होता है थीटा अपॉन 2 पाई, यानी 200 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, पाई और पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 100 जा, आंसर क्या आया 100 पाई। ऑप्शन चेक करो, 10th क्वेश्चन 2010 में आया था, ऑप्शन में पाई कहीं पर भी नहीं है, यहां पर गड़बड़ मत कर देना। देखो ये आंसर बिल्कुल सही है लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। मुझे बताओ पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पुट करो, 100 इंटू 3.14 कितना होगा 314, ये दिया है ऑप्शन में। समझ में आ गया। तो यहाँ आकर के घबरा मत जाना, ऐसे भी हो सकता है कि पाई का वैल्यू पुट करके आंसर आपको पुट दे दे वो, ठीक है, क्लियर हो गया। 2010 में भी पूछा गया था तो ये भी तुमको करा दिया मैंने, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके बाद, इसके बाद जो है नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अ पार्टिकल इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, जस्ट बिगिंस टू स्लिप, विद एंगुलर वेलोसिटी इज डबल, एट व्हाट डिस्टेंस द पार्टिकल स्टार्ट्स टू स्लिप। एक डिस्क है जो कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करती है, रोटेट करती है। अब उसको ये वाले डिस्टेंस पे रखा था हम लोगों ने, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बोलता है कि एंगुलर वेलोसिटी को दुगुना कर दिया, 2 ओमेगा कर दिया। जब एंगुलर वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, दिख नहीं रहा है शायद, ठीक है, ये आपका क्या है ऐसे डिस्क है और ये ओमेगा से घूम रहा है और किसी ये वाले पॉइंट पे ये स्टार्ट हो रहा है स्लिप करना। क्यों, बाहर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर रोक रहा कौन है उसको, फ्रिक्शन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा था, अब इसको डबल कर दिया गया, 2 ओमेगा कर दिया गया। अब वो और तेजी से घूमेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा अगर बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो बाहर वाला उस पर फोर्स बढ़ेगा। ये अगर फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन तो बढ़ नहीं सकता, ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था। क्यों, वो क्योंकि वो स्लिप होना स्टार्ट हुआ था, तब ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था। अब आपको बोलता है कि आप उसको कौन से डिस्टेंस पे रखो कि वो क्या हो जाएगा, स्लिप होगा, स्लिप होना स्टार्ट करे। ये वाले डिस्टेंस अब तो डेफिनेटली बाहर जाएगा, क्योंकि जब ओमेगा स्पीड थी तभी वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था। अब तो 2 ओमेगा स्पीड हो गई है, एंगुलर स्पीड, तो बाहर डेफिनेटली फेंकेगा। मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, कैसे कम करोगे, डिस्टेंस को कम कर दो। जब स्पीड तुमने बढ़ाई है, ये अगर तुमने बढ़ा दिया है तो इसको तुम कम करो, ये कम करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, तो यहाँ पर उसको कम करना पड़ेगा। तो अगर ये फ्रिक्शन वाली थ्योरी नहीं पता है तुमको, कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट देता हूँ। शॉर्टकट याद रखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, R1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू R2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। क्योंकि दोनों केसेस में फ्रिक्शन क्या है, सेम है दोनों के। अब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं चेंज करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ना म्यू चेंज हुआ, क्या इनके बीच में यानी दोनों का मटेरियल चेंज हो गया, नहीं। जो आपका कॉइन है, जो आपका डिस्क है, उनका मटेरियल चेंज नहीं हुआ। दूसरा, ना उसका मास चेंज हुआ, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। तो दोनों केसेस में लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सेम है और दोनों को अपन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट किया है, इस वजह से वो इक्वेट करने के बाद ये आता है। तो ये तुम लोग शॉर्टकट याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो इनिशियल कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इनिशियल उसको रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पे। 4 सेंटीमीटर में आंसर आएगा तो कन्वर्जन नहीं करूंगा मैं, ओमेगा का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 मुझे निकालना है, डिस्टेंस क्या है, और इसका डबल स्पीड कर दिया, मतलब 2 ओमेगा द होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। समझ में आ गया, 4 4 कैंसिल हो गया। R2 क्या है, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, क्लियर है। शॉर्टकट ये याद कर लो, हमेशा काम आ जाएगा। क्लियर हो गया। R1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं गया इसमें, क्योंकि फ्रिक्शन की बच्चों को थ्योरी नहीं पता है। वैसे मैंने एक क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में कराया है, जो मैंने क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराए हैं ना, उसके अंदर देखो जा करके, उसमें किया है मैंने ये, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 12वां सवाल, जो कि आपको 2011 में पूछा गया था, ठीक है। 2011 में जो आपको पूछा गया था वो क्या है, अ स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ L। एक स्फीयर है, उसको लेंथ L के थ्रेड से उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है
आपसे व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज टू बी इम्पार्टेड टू द बॉल टू रीच द हाइट ऑफ सस्पेंशन। हाइट ऑफ सस्पेंशन पे पहुंचने के लिए कितना, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, यहां तक पहुंचने के लिए कितनी अपने को वेलोसिटी इसको यहाँ पर देनी पड़ेगी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, यहाँ से वहाँ तक अपने को लेकर जाना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। ये जो आपने इसको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी वो पूरी की पूरी वहाँ जाके क्या होगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच। एम और एम एम कैंसिल हो गया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। समझे, क्लियर हो गया। जो भी हाइट है, ये कितनी हाइट ऊपर गया, ये एल हाइट ही तो ऊपर गया, ये इतनी तो हाइट है, हाइट कितनी होगी, एल होगी, तो एच की जगह क्या लिख दो, एल लिख दो। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है, समझे। इसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है क्वालिटी प्रॉब्लम्स में, नहीं पता है तो इस तरीके से याद रखो। यहाँ पर तुमने उसको मारा तो ये से यहाँ तक पहुंचेगा तो जो उसकी पूरी काइनेटिक वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई, यही प्रॉब्लम होती है हमारे बच्चों के साथ में। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से गायब है। वो फोर्स में इतना सा पार्ट करा देते हैं उसका, क्या बच्चे को समझ में आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर गायब करके रखा है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल ऑफ मास 0.25 किलोग्राम अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. The string breaks if the tension is more than 25 Newton. What the maximum speed with which the ball can be moved? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक बॉल मूव कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई है और आपसे कहता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम टेंशन है वो 25 न्यूटन है, लेंथ कितना है 1.96 मीटर है, वही रेडियस का काम करेगा। ठीक है, ये जो लेंथ होगी वही तो रेडियस होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड निकालने बोला है भाई। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो तो सेंटीमीटर फोर्स का काम कौन करेगा, सैकड़ों बार कराया मैंने ये। टेंशन करेगा, टेंशन कितना है 25, मास कितना बोला है, मास बोला है हाँ 0.25 किलोग्राम। मास कितना बोला है 0.25 किलोग्राम है। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है वो तो निकालनी है, डिवाइड बाई ये कितना है 1.96। रेडियस जो है, लेंथ जो है वो रेडियस होगा। समझ में आ गया, ये 10⁻², समझ में आ गया 10⁻², 25 खत्म हो गए, 1.96 ये 10⁻², ऊपर जाके 10⁻², समझ में आ गया, वी स्क्वायर 14 आएगा यार, इतना आसान है तो लल्लू सवाल एकदम। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन से ईयर में था, ईयर 2011 में पूछा गया था। ठीक है, 13 क्वेश्चंस देखो हो गए विद कॉन्सेप्ट्स। तो याद रखना, ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो टेंशन किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, T इज इक्वल टू mv²/r, आप लोग लगा देना। ठीक है, आ जाओ 14th क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन जो है आपका, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r विद अ कांस्टेंट स्पीड v। क्या है, मजाक है क्या ये? देखो क्वेश्चन नंबर, ये आपको पूछा है 2011 में कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो एंगल v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, v/r। ये पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सी ऑप्शन है तुम्हारा। ठीक है, मैंने कहा था ना तुमसे कि सीईटी जो है कि पूरे इंडिया का सबसे इजीएस्ट एग्जामिनेशन है। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया, आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट, अ कार ऑफ मास, ये कौन सा ईयर में है, 2011 में ही है भी। ठीक है, कार का मास कितना है 1500 किलोग्राम। उसके बाद स्पीड कितनी है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस है उसका 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार एंड द रोड सो दैट द कार डज नॉट स्लिप। ठीक है ना, म्यू निकालना है। अच्छा ये समझा देता हूं मैं तुम लोगों को, भी गड़बड़ मत करना इसमें। आओ, वेलोसिटी बिफोर बैंकिंग, बैंकिंग नहीं हुई है तो यहां लिख करके दे रहा हूं सारे फॉर्मूले, देखो रिवाइज करवा रहा हूं। बिफोर बैंकिंग इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। बैंकिंग नहीं हुई है, कर्व रोड पे वो क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है, तो बैंकिंग नहीं हुई है तो ये लगेगा। वेलोसिटी आफ्टर बैंकिंग आर जी अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसकी रेंज होती है मिनिमम मैक्सिमम का, लेकिन जो तुम सीईटी देने वाले हो ना उस सिलेबस में ये नहीं है, नए सिलेबस में 2021 के सिलेबस में आया है ये, तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इस साल। ठीक है, चलो भाई। और ऑप्टिमम स्पीड, मतलब अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? ठीक है ना, अगर क्या हो जाए म्यू
0 हो जाए तब ये वाला आपका फॉर्मूला बनता है। तो 3 फॉर्मूले तुमको बता दिए, वेलोसिटी बिफोर बैंकिंग, वेलोसिटी आफ्टर बैंकिंग और बैंकिंग हो चुकी है लेकिन फ्रिक्शन 0 हो गया है तब ऑप्टिमम स्पीड लगेगा। अब यहां पर कोई भी आपको बैंकिंग की बात नहीं किया है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे वो घूम रहा है, मतलब क्या लगेगा, बिफोर बैंकिंग है, बैंकिंग की बात नहीं किया तो वेलोसिटी बिफोर बैंकिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू आर जी, अंडर रूट ऑफ म्यू, म्यू कितना है वही तो निकालना है, इसको स्क्वायर कर दो सबसे पहले, v का स्क्वायर और क्या हो जाएगा म्यू आर जी, फटाफट पुट करो 12.5, पूरा मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, ऐसे ही लिखने का इसको, म्यू इंटू आर कितना है, आर है 20 इंटू जी कितना है 10 है, समझ में आ गया, मास से लेना देना ही नहीं है, ठीक है, 10 रेज़ टू -1, 10 रेज़ टू -1, 10 रेज़ टू -2, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू मिला करके 2 है ना, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू 2, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब कैंसिलेशन हो सकता है क्या, ये तुम्हारे पास क्या कैंसिलेशन हो सकता है उसको अब समझने की कोशिश करो कि मेरे पास क्या है, मुझे म्यू निकालना है, ये मेरे पास 100 है ना, 25 के टेबल में जाएगा, 25 4 और 25 5, चलो ये कट गया है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर ये 4 2 कितना हो गया 8 आ गया, तो 10 रेज़ टू -2 और उसके बाद क्या है 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 और ये मेरे पास क्या है म्यू है, समझ में आ गया, क्लियर है। और फटाफट इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या होगा जल्दी बोलो क्या होगा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 1 और ये कितना हो जाएगा 2 6 12 है ना, और क्या होगा 2 2 4.5, तो 5 इंटू 62.5 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेना इंटू 10 रेज़ टू -2, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करना, देख लेना क्या ऑप्शन बनता है तुम्हारा, ठीक है, अब उतना नहीं कर कराऊंगा मैं, ठीक, चलो कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों वो क्या है, वो है आपका 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन, देखो फिर एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, 2004 में 5 में पूछा गया, फिर 2014 में फिर आया वो, लेकिन अब डिफरेंस पूछा था, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, कैसे लिखोगे इसको, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आ जाओ देखो कैसे करोगे इसको। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी एम माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई बाय टी एस, जल्दी बोलो क्या होगा, 2 पाई को कॉमन ले लिया, टी एस माइनस टी एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, डिवाइड बाय क्या होगा टी एम इंटू टी एस, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब सेकंड वाले का बताओ जल्दी से कितना है 60, माइनस आएगा क्योंकि हम लोग ने इसको पहले इसको बाद में लिखा है, वो तुम कर लोगे समझ जाओगे, 60 इंटू ये क्या होगा 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 इंटू 60, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 60 को पहले बाहर ले लो, समझ में आ गया, इंटू 2 पाई, समझे, 1 माइनस 60 हो जाएगा, 1 माइनस 60 मतलब 59 हो जाएगा वो, ठीक है, और ये जाएगा 60 इंटू 60, एक 60 को काट दो, कट गया, क्या बचा, ये बचा 59 पाए, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, 59 पाए, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये कैंसिल करो, 2 1 2 3 0, ठीक है, 30 पाए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये ना, एक और 60 है वहाँ पर, क्यों, मिनट का 60 भी तो आएगा, मिनट का 60, मिनट 60 इंटू 60 और इसका 60, 6 3 18 यानी 59 बाय 1800 आएगा ये 1800, ठीक है, 59 पाई बाय 1800, ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, बी वाला ऑप्शन 59 पाई बाय 1800, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई 16 क्वेश्चंस करा दिए तुमको मैंने, अब जो है इसके बाद जो आई होप बहुत लंबा हो गया है सेशन, तो इस वजह से इसको सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे बाकी के क्वेश्चंस को, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मुझे फीडबैक दीजिए कैसे लगा, समझ में आया नहीं आया, और क्या इसमें आप लोग चाहते हैं मुझे बताइए, कुछ मुझे प्रॉपर लगेगा तो उसमें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा चीज़ों को, ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा स्कोर करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है।